सावित्री अपने पांचों बेटों के साथ बहुत ही खुश होती है। अपने बेटों में उसने कूट कूट कर संस्कार भरे हुए थे। सारे बेटे अपनी माँ की हर बात को मानते। तो वहीं सावित्री के 3 बेटों की तो शादी हो गई थी। राहुल और धर्म ही बचे हुए थे। लेकिन राहुल तो अपनी पढ़ाई करने के लिए दूसरे देश में आया हुआ था। तो वहीं धर्म की शादी हो जाती है जिया से। अब शादी से पहले तो किसी को क्या ही पता होता है कि कौन कैसा है। शादी के बाद ही हर किसी के असली रंग नजर आते हैं और ऐसे ही रंग नजर आए जिया के। जी हाँ, दरअसल जिया यूं तो संस्कारी परिवार की लड़की लगती थी, लेकिन शादी के बाद जब उसने छोटे छोटे कपड़े पहनने शुरू किए तो पता चला कि वो तो बदतमीज भी बहुत है। और एक दिन की बात है। जिया, ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने? क्या हुआ मम्मी जी? कैसे क्या कपड़े पहने हैं? शॉर्ट सी तो पहने हैं और क्या? क्या तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए हैं कि ससुराल में जाकर ऐसे कपड़े पहने? क्या मम्मी जी, मेरे माँ बाप ने तो कहा था कि शादी के बाद तुझे जो पहनना है पहन लेना अपने पति के घर जाकर। ये क्या बकवास है बहू? क्योंकि मम्मी जी, मेरी माँ मुझे कुछ पहनने नहीं देती थी, कहीं बाहर नहीं जाने देती थी और हमेशा ये कहती थी कि तुझे जो करना है अपने ससुराल जाके करियो। और अब मैं तो अपने ससुराल में हूँ, इसलिए अब मैं वही करूँगी जो मेरा मन करेगा। अपनी सास को ये टका सा जवाब देकर जिया वहाँ से चली जाती है और सावित्री बेचारी अपना माथा पीट कर रह जाती है। और उसने ये क्या सत्यानाश कर दिया अपने हाथों से, ये सोचती रहती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी, खुद के पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली मैंने। अरे मम्मी जी, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। वक्त के साथ वो अपने आप समझ जाएगी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी शुरुआत में तो आजकल सभी लड़कियां रंग दिखाती हैं। अरे मेरी ये दोनों बहुएं भी तो हैं। इनको देख जरा, इनकी शक्ल देख, बेचारी कितनी शरीफ हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो खुद का देखना। तू भी तो एक मॉडल है, लेकिन तू तो बस अपने काम पर ही ध्यान देती है ना, और अपने काम पर ही ऐसे कपड़े पहनती है और घर में कितनी संस्कारी है। लेकिन भगवान जाने ये कहाँ से आ गई है। जिया के बारे में सावित्री अपनी बहू से ऐसे बात कर रही थी कि तभी राहुल का फोन आता है। सावित्री खुश हो जाती है। माँ, मैं कल इंडिया आ रहा हूँ और आपके लिए सरप्राइज लेके आऊंगा। क्या सरप्राइज? हाँ माँ, कल मुझे आने दो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन जो भी कहो माँ, मेरा तोहफा देखकर आप बहुत खुश होने वाले हो। अच्छा बेटा, जल्दी से आ जा, मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही है। बस आज की रात कट जाए माँ, उसके बाद कल मैं आपके पास आ जाऊंगा। पता है माँ, मुझे अपने देश की बहुत याद आ रही है और यहाँ के हालात वो तो पहले जैसे अब है नहीं। दूसरे देशों से जो लोग यहाँ आते थे पहले, तो उनके साथ सब कुछ सही था, लेकिन अब उनके साथ कुछ न कुछ गलत हो जा रहा है। सरकार यहाँ की चुप है और यहाँ लोग कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए अपने देश लौट आना ही सही होगा, इसलिए मैं वापस आ रहा हूँ माँ। हाँ बेटा, हमने भी न्यूज में देखा था, जो लोग डंकी से दूसरे देश गए थे वहाँ की सरकार ने उन्हें वापस भेज दिया है। कितने ही परिवार उजड़ गए हैं, कितने ही लोगों के पैसे पानी में बह गए हैं। हाँ माँ, वो बात तो आपकी सही है, लेकिन वो लोग जिस तरह से आए थे वो तो गैर कानूनी है ना, तो उनके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए था। इसमें उनका भी कोई दोष नहीं है। जब गरीबी आती है, मजबूरी आती है, तो इंसान क्या कुछ कर जाता है। और देखिए, मैं भी तो यहाँ इतनी दूर रहता हूँ आप लोगों से, लेकिन अब बहुत हो गया। अब मुझे जल्द से जल्द आपके पास आना है। चल कोई बात नहीं, जल्दी से आ जा। अब मैं तुझे अब वापस नहीं जाने दूंगी, बहुत हो गया तेरा। हाँ माँ, हाँ। अच्छा माँ, रखता हूँ, प्रणाम। राहुल के आने की बात सुनकर सभी खुश होते हैं, क्योंकि वो कई साल बाद वापस भारत लौट रहा था। आज तो घर में सब कुछ राहुल के पसंद का बना होता है। राहुल का कमरा एकदम से साफ सुथरा किया जाता है। सावित्री इंतजार ही कर रही होती है कि तभी डोरबेल बजती है। अरे बहू, देख तो जरा दरवाजे पे कौन है। लगता है राहुल ही आ गया है। जाकर जल्दी से दरवाजा खोल, तब तक मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। अरे अम्मा जी, मेरा बेटा आ गया ना, मुझे पता था, मैं बस अभी आई। सावित्री आती है। वो अपने बेटे को दरवाजे पर खड़ा देखकर बहुत खुश होती है और उसकी आरती उतारती है। अरे रूपाली बहू, दीक्षा बहू, जिया बहू, देख मेरा राहुल आया है। हाँ माँ, मैं तो आ गया, लेकिन मेरे साथ कोई और भी आया है, इसलिए आरती बस आपको मेरी नहीं किसी और की भी करनी होगी। देवर जी, कल आप फोन पर बोल रहे थे कि आप सरप्राइज लाओगे, कहाँ है आपका सरप्राइज? अरे हाँ, लेकर आया हूँ भाभी, उसी की तो बात कर रहा हूँ, आरती उतारने के लिए। इतना बोलकर राहुल किसी को आवाज लगाता है। बेबी, कम हियर, मीट माय फैमिली।
राहुल कितना बोलती अंग्रेजन आती है, ये देखकर सावित्री कहती है। अरे बेटा, ये अंग्रेजन कौन है? माँ यही तो सरप्राइज है, आपकी बहू जिन्नी और मेरी पत्नी। क्या ये अंग्रेजन मेरी बहू है? अरे मेरी प्यारी सी भोली सी माँ, ये जो बातें है ना ये बाद में करना, अभी गृह प्रवेश करवा लो। जिया कम थी क्या जो इसको भी उठा कर ले आया? भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? राहुल की बातें सुन उसकी पत्नी जीनी बोलती है। बेबी, व्हाट इज दिस? ये गृह प्रवेश क्या होती है? बेबी, ये रिचुअल है हमारी एंट्री करने का। हमारे यहाँ इसको गृह प्रवेश बोला जाता है। ये कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो तुम दोनों? मम्मी जी, देवर जी इनको गृह प्रवेश के बारे में बता रहे हैं। अब ना चाहते हुए भी सावित्री को अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करवाना पड़ता है, जिसके बाद सावित्री बोलती है। मारी बहू, तुझको खाना बनाना आता है ना? What? खाना? You mean food? No, no, no. पता नहीं ये कौन सी गाली दे रही है मुझे अंग्रेजी में। रूपाली बहू, देख तो क्या बोल रही है। ये अब तो अंग्रेजन आ गई है, अब इसकी अंग्रेजी तो मेरे समझ ही नहीं आ रही है। ये मुझे गाली भी देती होगी अंग्रेजी में, तो पता नहीं चलता होगा। इस तरह से वहाँ पर रूपाली और जी आती है, जिसके बाद रूपाली बोलती है। Do you know how to cook Indian food? No, I don't. नहीं मम्मी जी, इसे खाना बनाना नहीं आता है। हे भगवान, तो क्या करना चाहता है मेरे साथ? तू ऐसी किस्मत मुझे क्यों दे रहा है? मुझे ऐसी किस्मत नहीं चाहिए जो मेरी बहुओं को खाना बनाना नहीं आता। सावित्री तो अपनी बहू जिया से पहले ही इतनी परेशान थी और उसकी हरकतों से बहुत दुखी थी, और अब तो जिन्नी भी आ गई थी, जो जिया को अपनी मनमानी करने के लिए अब शय भी मिल गई थी। अब तो सावित्री उससे कपड़े पहनने को टोकती तो वो यही कहती कि जिन्नी भी तो स्कर्ट पहनती है, तो वो उसको क्यों नहीं पहनने देती। अरे तू समझती क्यों नहीं है? वो दूसरे देश से आई है, उसे यहाँ के बारे में सीखने में अभी वक्त लगेगा। आस पड़ोस के लोग तुझे इस तरह के कपड़े में देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे माँ जी, कहने दो जिसको जो कहना है, लेकिन मैं तो वही पहनूंगी ना जो मेरा मन करेगा। सावित्री अब इससे ज्यादा उसे क्या ही कह पाती। खैर, दिन यूं ही बीतते हैं और अब दिन आता है जिन्नी का बर्थडे का। जिन्नी और राहुल अपने दोस्तों को घर पर इनवाइट करते हैं और एक छोटी सी पार्टी घर पर की जाती है, लेकिन इस पार्टी में तो जिया और जिन्नी हद ही कर देते हैं। वो छोटे छोटे कपड़े पहन कर आ जाते हैं और सावित्री उन दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। राहुल और धर्म, तुम दोनों की पत्नियों से मैं तंग आ चुकी हूँ। ऐसे कौन आता है भाई? माँ वो विलायत से है, आपको थोड़ा मैनेज करना होगा। और माँ, जिया के माँ बाप ने तो उसे ऐसे कपड़े देखने भी नहीं दिए। पहनने की बात तो दूर रही, और कुछ समय की तो बात है, तो रहने दीजिए ना माँ। चुप हो जाती है, लेकिन इतना सब तो ठीक था। कुछ समय बाद मैरी पूरे हॉल में सभी को ऐलान करती है। Hey guys, today is my birthday, so you all enjoy very well. इतना कहकर मैरी चिकन खाने लगती है और साथ साथ जिया भी चिकन खाने लगती है। बस ये सब देखकर तो सावित्री के गुस्से की हद पार हो चुकी थी और वो गुस्से में तमतमाते हुए खड़ी होती है और सभी मेहमानों से कहती है, बस करो, बहुत हो गई पार्टी। अब आप सभी लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। यहाँ पर कोई केक वेक नहीं कटेगा। उसको देखकर मैरी उससे कुछ बोलती कि तभी राहुल उसको रोक लेता है, जिसके बाद सावित्री के सारे गेस्ट चले जाते हैं। अब सावित्री गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, अरे तुम दोनों तो सच में बहुत बेशरम हो। तुम दोनों को पता है, तुम दोनों को अपनी बहू कहते हुए मुझे घिन आ रही है। माँ जी, क्या कर दिया हम दोनों ने? बस छोटे कपड़े ही तो पहने हैं। इस चिकन को खाकर तुम दोनों ने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। मैंने तुम सभी को कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? मेरी इज्जत पानी में मिला दी। क्यों मम्मी जी, आप हम लोगों को ऐसा क्यों बोल रही हो? आपकी तीसरी बहू भी तो मॉडर्न है ना, वो भी तो ये सब करती है। उसने तो मॉडलिंग का किताब जीता हुआ है, और वो मॉडल होने के बाद भी अपने संस्कार को बहुत अच्छे से जानती है। जिन्नी का समझ आता है कि वो अंग्रेजन है, इसलिए उसको यहाँ की संस्कृति नहीं पता, लेकिन तुझे तो पता है ना। हाँ हाँ, बस दिख गया। और मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी क्योंकि मेरी माँ ने कहा था। हाँ हाँ, तेरी माँ ने कहा था कि जो करना है वो करियो ससुराल में। तेरी माँ ने ये नहीं कहा था कि अपने ससुराल वालों की इज्जत मिट्टी में मत मिलाइयो। अरे दुनिया के लोग शाकाहारी हो रहे हैं, सभी लोग मांस मच्छी खाना छोड़ रहे हैं और सब्जियों पे ध्यान दे रहे हैं, और एक तुम हो मॉडर्न जमाने के चक्कर में अपनी खुद की संस्कृति को भूलती जा रही हो। अरे शर्म करो, खुद पर शर्म। इतना कहकर सावित्री अपनी आंखों में आंसू लेकर चली जाती है। तभी रूपाली, दीक्षा, विभा उसको समझाते हुए कहती है, जिया, जिन्नी, ये तुम दोनों ने क्या किया? माँ जी ने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका, लेकिन तुम्हें भी तो उनकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। थोड़ी तो मान मर्यादा रखो।
अरे कोई और सास होती ना तो अभी तक तुम दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती, लेकिन वो हमेशा से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही है। ये सब तुम दोनों ने सही नहीं किया। या इट्स माई फॉल्ट, आई एम सो सॉरी। जिया, क्या तुम मम्मी जी को सॉरी नहीं बोलोगी? उन्होंने कभी भी हमें अपनी बहू जैसे नहीं, हमें हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है। दीदी, मुझसे गलती हो गई, मेरी समझ में आ गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जाकर माँ जी से अभी माफी मांगती हूँ। इतना कहकर जिया और जिनी दोनों ही अपने कमरे में जाती हैं और अपने अपने कपड़े बदलकर साड़ी पहनकर आती हैं। दोनों को इस तरह के कपड़ों में देखकर बाकी बहुएं हैरान होती हैं, लेकिन खुश भी होती है कि चलो अच्छा है, कैसे तो करके इनकी अकल ठिकाने आई। अब जिया और जिनी दोनों ही सावित्री के कमरे में जाती हैं। सावित्री आंखें बंद करके लेटी हुई होती है। माँ जी, क्यों आए हो तुम दोनों यहाँ? मॉम, आई एम सो सॉरी। माँ जी माफ कर दीजिए ना जाने हम दोनों ने आपको कितना भला बुरा बोला। ठीक है, जाओ अब। मम्मी जी, अगर बच्चा कोई गलती करता है तो माता पिता का हक होता है कि वो बच्चे को माफ करें। आप हमें माफ नहीं करोगी क्या? मैंने कभी भी तुम लोगों को कुछ भी करने से नहीं रोका है, लेकिन इसलिए तुम लोगों ने कभी मेरा मान रखा ही नहीं। आखिरकार जिया और जिनी दोनों ही सावित्री को मना लेती हैं। अब उन्हें ऐसे देखकर बाकी बहुओं को भी आंखों में पानी आ जाता है और वो जाकर अपनी सास को गले लगा लेती हैं। अब चलो ये रोना धोना ड्रामा बंद करो। हमने अभी तक जिन्नी का केक नहीं काटा है। ओ हाँ मॉम जी, अभी तो केक काटना बाकी है। अब हम अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिन्नी का जन्मदिन मनाएंगे। अरे क्या बात है जिया, तुम तो साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। जिन्नी माय बेबी, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अब से मैं इसी तरह के कपड़े पहना करूंगी। यस बेबी, जो तुम्हारा मन करे। अरे सारा प्यार यही लोगे क्या? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? लेकिन हमें तो आ रही है। सभी मिलकर जिनी का बर्थडे मनाते हैं और फिर कभी भी उस घर में पिछली बातों को लेकर कोई बात नहीं हुई और सभी हंसी खुशी रहने लगे और सावित्री अपनी बहुओं के साथ बहुत ही खुश थी। प्रीति सुबह उठते के साथ ही बीटीएस मेंबर के एक सदस्य जंगकुक की तस्वीर हाथ में लिए अपने कमरे में घूम रही होती है। हाय, ये कितना हैंडसम है। भगवान, आपने मुझ पर क्या जुल्म किया है? मुझे भारत में क्यों भेजा? मुझे तो कोरिया में जंगकुक की बाहों में रहना था। हाय, कैसा सितम है इतनी बड़ी दीवानी पर। प्रीति जंगकुक को अपने हाथ में लिए यहाँ वहाँ घूम रही होती है। तभी प्रीति की सास सुनीता दमदमाते हुए आती है और प्रीति को बेलन से जोर से मारती है। तेरी सुबह बस आवारा लड़कों की शक्ल देखकर ही होती है। अरे कितनी बार समझा चुकी हूँ कि अपने पति पर ध्यान दे। देख, आज भी तेरी वजह से मेरा बेटा भूखे पेट ही ऑफिस गया है। माँ जी, आप मेरे जंगकुक को आवारा कैसे कह सकती हो? आपको पता भी है मैं इससे कितना प्यार करती हूँ। और रही बात आपके बेटे की, तो मैंने उन्हें पहले ही बोल दिया था कि जब तक वो मुझे साउथ कोरिया नहीं लेके जाएंगे ना, मेरे जंगकुक से नहीं मिलवाएंगे, तब तक तो भूल ही जाएं कि उनकी कोई पत्नी भी है। हे भगवान, कितनी बेशर्म लड़की है ये। बताओ, किसी पराई मर्दी के लिए अपने पति के साथ ऐसे कर रही है। तेरे पेट में जो रोटी जा रही है ना, वो मेरे बेटे की कमाई से ही जाती है, ना कि तेरे उस आवारा के पैसों से। माँ जी, मैं आपको पहले भी समझा चुकी और अब दोबारा समझा रही हूँ कि मेरा जंगकुक ना कोई आवारा नहीं है, उसका नाम है। आपको उसके बारे में कुछ भी बोलना है ना तो तमीज से बोलो, क्योंकि ये बदतमीजी ना मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली। और अब जाइए मेरे कमरे से, मुझे नहाना है। हाँ हाँ, रेडी हो जा, आने वाला है ना तेरा जंगकुक तुझसे मिलने। बताओ कैसी लड़की है, एक ऐसे इंसान के पीछे पागल है जिसे ये कभी मिली भी नहीं है। माँ जी, आप क्या खाकर मेरे कमरे में आई हो? अरे हद है, आप तो जाने का नाम ही नहीं ले रही हो। मैं जंगकुक से आज नहीं मिली, लेकिन मिलूंगी जरूर, देख लेना आप भी। प्रीति को जंगकुक को लेकर काफी ज्यादा पागलपन था। वो बस चाहती थी कि वो अपनी जिंदगी में एक बार उससे जरूर मिल ले, लेकिन उसका अभी तक ये सपना ही था। ऐसे ही एक दिन प्रीति अपने पति सूरज के साथ बाहर मॉल में घूमने जाती है, जहाँ पर एक नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा था। प्रीति अपने पति सूरज के साथ उस नोटिस बोर्ड के पास जाती है। सोमवार को मुंबई में दर्शन मॉल में बीटीएस का कॉन्सर्ट है। सूरज जी, हाँ, आपने पढ़ा बीटीएस का कॉन्सर्ट, मतलब मेरा जंगकुक भी आने वाला है। सूरज जी, आप मेरी टिकट करवा दो मुंबई की। तुम क्या अपना दिमाग जंगकुक को ही देकर आई हो? अरे पागल हो गई हो क्या? मुंबई की टिकट करवा दो। अरे वहाँ अगर कुछ यहाँ वहाँ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा तुम्हारी माँ को? बोल देना ना, बीटीएस के चहेते जंगकुक से मिलने गई उनकी दीवानी फैन। देखो सूरज जी, अब ना बहुत मजाक हो गया, मुझे जंगकुक से मिलने ना मुंबई जाना है, मतलब जाना है।
और मुझे मुकेश अंबानी की दौलत चाहिए, मतलब चाहिए। ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भी यही बोल रहा हूँ कि तुम क्या बकवास कर रही हो। अरे अब एक हफ्ते पहले तुम्हारी टिकट कहाँ से करूँ मैं? तुम्हें क्या कोई रईस बाप की औलाद दिख रहा हूँ मैं? क्या कोई बोतल से निकला हुआ जिन हूँ मैं जो तुम मुझे घिसोगी और मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा? देखो ये जो भी बकवास है ना तुम्हारे दिमाग में, वो सब प्लीज निकाल दो। ठीक है, अगर तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे तो मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं लेटी रहूंगी। तुम तो मुझे अपना पति मानती ही नहीं हो ना, तो किस हक से तुम मुझे ये सब कुछ करने को बोल रही हो? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी बोलोगी और मैं मान लूंगा? अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? कोई बात नहीं, अब देखो मैं क्या तमाशा करूंगी। जब आते जाते लोग देखेंगे और हंस कर जाएंगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं मजाक नहीं करती। प्रीति वहीं मॉल में लेटकर रोने लग जाती है। आते जाते लोग सब उसको देख रहे थे। सूरज बेचारा भी काफी परेशान हो जाता है। क्या वो आखिर करे तो करे क्या? कुछ देर बाद सूरज वहाँ से प्रीति को जबरदस्ती घर लेकर चला जाता है। दिन पर दिन प्रीति का जुंगकुक के लिए पागलपन बढ़ता जा रहा था। ये सब ना ही उसकी सास को पसंद आ रहा था और ना ही सूरज को। एक दिन प्रीति अपनी टी शर्ट पर जुंगकुक की फोटो बनवा लेती है और मोहल्ले में घूमने लगती है। ये देखकर सुनीता की पड़ोसन जानकी सुनीता को आवाज लगाकर बुलाती है। अरे सुनीता बहन, तुम्हारी बहू के कपड़े पर किसी लड़के की फोटो है। तुम्हारे बेटे के साथ क्या तुम्हारी बहू के संबंध कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं? देखो तो कैसे बेशर्मी कर रही है ये। हे भगवान, इस लड़की ने तो पूरे मोहल्ले के आगे मेरा मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। क्या हुआ सुनीता बहन, सब ठीक है ना? कहीं तुम्हारी बहू का किसी लड़के के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा, या फिर तुम्हारे बेटे में ही कोई कमी हो, तभी तो बहू का चक्कर चल रहा है। आपको हर बात में मिर्च और मसाला लगाने की बहुत आदत है ना। मेरी बहू का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है, और दूसरे की बहू के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोच तो लो। इसमें अब मैं कहाँ कोई मिर्च मसाला लगा रही हूँ? अपनी बहू की ही हरकतों को ही देख ले। शादीशुदा लड़की भला ऐसे करती है क्या? किसी दूसरे लड़के की फोटो वाली टी शर्ट पहनकर घूमे। ये तो भारत का लड़का है ही नहीं, ये कोरिया का है। मेरी बहू इसकी फैन है और कुछ नहीं। अब बात को ढक जरूर लो। बात तो यही है कि तुम्हारी बहू हाथ से निकल गई है। तुम मुझे क्या बोल रही है? अपनी बहू बेटी पर जरा ध्यान दे, उन्हें कुछ सिखा, मुझे नहीं। मेरी बहू जैसी भी हो, लेकिन तेरी बहू की तरह नहीं है। कम से कम वो मेरी सुनती तो है, लेकिन तेरी बहू तो तेरी सुनती ही नहीं है। हाँ, इतनी सुनती है कि अपने पति के बारे में ही नहीं सोचती। उस दिन तेरी बहू और तेरे बेटे की लड़ाई जब मॉल में हो रही थी, तब मैं वहीं थी। मैंने भी सब देखा कि कितनी सुनती है तेरी बहू। जानकी की बातें सुनकर सुनीता बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और अपनी बहू पर चिल्लाने लगती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती क्योंकि उसकी बहू तो उसकी बिल्कुल नहीं सुनती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। प्रीति की जुंगकुक को लेकर हरकतें बढ़ती जा रही थी। प्रीति कुछ दिनों बाद जुंगकुक की वीडियो देख रही होती है। यार कितना अच्छा लगता है। क्या मैं भी कभी इससे मिल पाऊंगी, या बिना मिले ही भगवान से मिल लूंगी? ऐसा कुछ तो हो जिससे मैं अपने जंगकुक से मिल पाऊं। भगवान, कोई जादू, कोई चमत्कार कर दो। प्रीति खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसका पति सूरज एक लड़की के साथ आता है। उस लड़की को देखकर सुनीता और प्रीति दोनों हैरान हो जाते हैं। ये लड़की कौन है आपके साथ, और ये हमारे घर में क्या करने आई है? ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं इससे प्यार करता हूँ और अब मैं इससे शादी करने वाला हूँ। और मेरा क्या? मैं आपकी बीवी हूँ। मेरे होते हुए आप किसी और लड़की की तरफ कैसे देख सकते हैं? आपको जरा भी शर्म नहीं है क्या? आप शादीशुदा हैं। माँ जी कुछ बोलिए। बेटा तूने सही किया, ये तो उस पागल जुंगकुक की दीवानी है। इसे क्या ही फर्क अपने पति या परिवार से। मैं पंडित जी से एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। माँ जी आप ये क्या बोल रही हैं? अपने बेटे की दूसरी शादी? अरे अपनी बहू के बारे में तो सोचो। मैं जुंगकुक को पसंद करती हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए तो मेरा पति ही है ना। अरे बहू, अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? हम तुझे मना नहीं कर रहे हैं। अब दिन रात बस बैठकर अपने जुंगकुक के नाम के ही माला जपती रह। मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। प्रीति मैं तुम्हें तलाक के कागज भिजवा दूंगा, तुम बस साइन कर देना। देखिए आप ऐसा मत कीजिए ना, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है या बस नाटक कर रही हो? हाँ मुझे एहसास है,
और ना आगे से मैं कभी भी ना ज्यादा जंगकुक की बात नहीं करूंगी आपके सामने। वैसे भी मेरे लिए तो आप ही मेरा सब कुछ है ना। ये सब तो मैंने तुम्हें सिर्फ सबक सिखाने के लिए किया था, और अब जब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है तो ठीक है। प्रीति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी भी मांगती है। उसके बाद प्रीति जंगकुक के लिए अपना दीवानापन कम कर देती है।